हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉस्ट कर्व्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रेवेन्यू कर्व्स। तो लेट्स बिगिन। जैसे कॉस्ट कर्व में हम लोगों ने 3 टाइप के मेन कॉस्ट कर्व पढ़े थे, इसमें भी वैसा ही है। इसमें भी 3 कर्व्स हम लोग पढ़ेंगे, टोटल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे उसमें टोटल कॉस्ट कर्व था टीसी, इसमें है टोटल रेवेन्यू कर्व टीआर। तो उसमें क्या था कि टोटल कॉस्ट बताता था कि कितना टोटल कॉस्ट हो रहा है, और इसमें क्या बताता है कि टोटल इनकम कितना हुआ है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम जो आपका हो रहा है। तो जितना टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज एक कंपनी सेल कर रही है, उससे जो टोटल इनकम जनरेट होगा उसी को क्या शो करता है, टोटल रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू हो जाता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल रेवेन्यू बाय क्यू। उसमें क्या था, टोटल कॉस्ट बाय क्यू था, सेम है। अब देखिए मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। जैसे मार्जिनल कॉस्ट में क्या था, एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन से जो आपका कॉस्ट टोटल कॉस्ट पे अफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या कहते थे, मार्जिनल कॉस्ट कहते थे। इसमें भी क्या है, ये क्या डिपिक्ट करता है, तो एडिशनल रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है एक मोर यूनिट के सेल से। जैसे आप सेल कर रहे थे 10 यूनिट, अभी आप सेल कर रहे हो 11 यूनिट्स, तो जो एक यूनिट की सेल से जो आपको एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये 3 डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे। ये 3 टोटल रेवेन्यू कैसा है, अब देखिए इस तरह का है। सेकंड आपका एवरेज रेवेन्यू कैसा है, ये देखिए दोनों तो फॉल कर रहा है, एआर भी फॉल कर रहा है, एमआर भी, बट ये ज़्यादा स्टीपर आपको शो होगा एमआर कर्व। और एमआर कर्व क्या है, नेगेटिव भी हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब कुछ रिलेशंस पढ़ लेंगे जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट है टीआर और एमआर का रिलेशन। तो टीआर और एमआर का रिलेशन हम लोग इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ये ग्राफ आप याद रखिएगा, तभी इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले क्या होता है, देखिए टीआर कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कब इंक्रीज हो रहा है, जब तक एमआर कर्व जो है पॉजिटिव रह रहा है, वो तब तक इंक्रीज करेगा टीआर कर्व जब तक एमआर कर्व जो है पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए एक हाईएस्ट पॉइंट पे वो पहुंच जाता है, पॉइंट ए पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। कब पहुंचता है, तो जब एमआर 0 हो जाता है। याद रखना है कि जब एमआर 0 होता है, टीआर जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे। उसके बाद जैसे ही एमआर फॉल करने लगता है तो टीआर क्या होगा, वो भी डिक्लाइन करने लगेगा। ये समझ में आ गया। तो 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज है टीआर कर्व इंक्रीज करेगा जब एमआर कर्व पॉजिटिव रहेगा, टीआर कर्व मैक्सिमम रहेगा तो एमआर कर्व 0 रहेगा, और टीआर कर्व डिक्लाइन करने लगेगा जब एमआर कर्व नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। सेकेंड है रिलेशन बिटवीन एमआर एंड एआर कर्व। तो एआर और एमआर कर्व का जो रिलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है कि वेदर जो प्राइस है वो सेम रह रहा है या फॉल कर रहा है आउटपुट के राइज से। तो लेकिन अगर मान लीजिए कुछ नहीं मेंशन किया हो तो कैसा रिलेशन होगा, तो नॉर्मली कैसा रिलेशन होता है, एआर कर्व इंक्रीज करता है, जब एआर कर्व इंक्रीज करता है तो एमआर कर्व जो है एआर कर्व से ऊपर होता है। दिख ही रहा होगा आपको, एआर कर्व भी इंक्रीज कर रहा है, एमआर कर्व भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये क्या है, ऊपर है। तो एमआर इज ग्रेटर देन एआर व्हेन एआर इज राइजिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज क्या है, एआर कर्व अपना मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है और कांस्टेंट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। इसी वक्त जो क्या होता है, इस प्लेस पे एआर कर्व मैक्सिमम हो गया, अब क्या हो जाएगा, ये एमआर से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एमआर इज इक्वल टू एआर। तो इसका क्या है, जब एमआर इक्वल टू एआर होता है तो एआर कर्व कैसा होता है, मैक्सिमम होता है एमआर कर्व, ठीक, एआर कर्व। और लास्ट स्टेज क्या है कि देखिए दोनों फॉल कर रहे हैं, तो एआर कर्व जब फॉल करने लगता है तो एमआर कर्व जो है वो लेस देन एआर कर्व हो जाता है। तो फिर से समझ लीजिए क्या है,
फर्स्ट में क्या है, MR कर्व क्या रहेगा, ग्रेटर देन AR कर्व रहेगा जब AR कर्व राइज कर रहा है। MR कर्व इक्वल टू AR कर्व हो जाएगा जब AR कर्व मैक्सिमम होगा, और MR कर्व क्या हो जाएगा, लोअर या लेस देन AR कर्व हो जाएगा जब AR कर्व फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है इसी में जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे AR और MR कर्व डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में कैसा होता है। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में देखेंगे, मोनोपोलिस्टिक में देखेंगे और मोनोपोली में देखेंगे। फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन में, इसमें जो AR और MR कर्व होता है वो इक्वल होता है, जिस वजह से आपको एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, क्योंकि AR और MR कर्व कोइंसाइड कर जाता है और सिंगल लाइन आपको यहाँ पे दिखेगा। अब ये क्यों होता है, तो यह इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि फर्म जो है सेम प्राइस पे एनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बेच सकता है। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन AR कर्व रहता है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसा रहता है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। मोनोपोली में भी आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखेगा, बट इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, तो एक जो होता है, जो मोनोपोलिस्टिक होता है वो मोर इलास्टिक होता है। कैसा होता है, मोर इलास्टिक। और मोनोपोली कैसा होता है, लेस इलास्टिक होता है। अब रीजंस क्या है, इसका रीजन ये है कि मोनोपोली जो कंपटीशन है उसमें क्या होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट कम होते हैं, जबकि मोनो क्लोज सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होते हैं। तो मान लीजिए अगर ये मोनोपोलिस्टिक वाले जो कंपटीशन के सेलर्स हैं वो अपना प्राइस इंक्रीज करेंगे, तो कस्टमर्स क्या होंगे, वो तुरंत ही अपने इनके कॉम्पिटिटर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। जैसे कोको कोला का प्राइस बढ़ा दिया गया है अगर मान लीजिए, तो पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, इस वजह से क्या है, ये मोर इलास्टिक होते हैं। जबकि मोनोपोली में आपको पता है कि सेलर जो बेच रहा है प्रोडक्ट, वो उसके पास उतने सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। वैसे बहुत टाइम ऐसा भी होता है, मोनोपोली मतलब क्या हुआ कि पूरे मार्केट को उन्होंने कवर करके रखा है, उनके जैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बना रहा है, एक प्रोडक्ट पे उनकी मोनोपोली है। ठीक है, तो जब अगर मान लीजिए ये प्राइस बढ़ाते भी हैं, तो इस पे यहाँ पे क्या हो जाता है, या तो कस्टमर वही खरीदेंगे या फिर वो पूरी तरह से डिफरेंट कोई और प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से ये क्या हो जाता है, लेस इलास्टिक हो जाता है कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक। इसी वजह से ये जो है कर्व आपको थोड़ा ज़्यादा स्टीपर दिखेगा। स्टीपर मतलब ये अगर मान लीजिए एक ये में ड्रॉ करते हैं, अगर इस कर्व को, दोनों कर्व को, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये है आपका, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, ये जो कर्व है ये मोनोपोलिस्टिक का रहेगा, ये है मोनोपोली का कर्व, मतलब ये ज़्यादा स्टीपर रहेगा। कौन सा ज़्यादा स्टीपर रहेगा, तो मोनोपोली कंपटीशन का जो कर्व रहेगा वो ज़्यादा स्टीपर रहेगा कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर सिंगल ग्राफ में दिखेगा तो ये ज़्यादा स्टीपर नज़र आएगा मोनोपोली वाला, और मोनोपोलिस्टिक कम स्टीपर, विच मीन्स कि मोनोपोली कंपटीशन वाले जो सेलर्स का ये रहेगा वो लेस इलास्टिक रहेगा, और मोनोपोलिस्टिक में मोर इलास्टिक रहेगा। और सबसे ज़्यादा इलास्टिक किस में रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि आपको एक ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे प्रीवियस ईयर, तब आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कॉस्ट कर्व्स एंड रेवेन्यू कर्व्स का एक साथ ही मैं कंबाइंड वीडियो लाऊंगी प्रीवियस ईयर का। सो स्टे ट्यून, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।